नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज हम अपने लिखे हुए को ही आप लोगों के समक्ष पढ़कर अपने राजनीतिक मनोगत को व्यक्त करना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम पिछले करीब 9 सालों से एक ऐसे राजनीतिक दौर के साक्षी बन रहे हैं जहां देश का समूचा विपक्ष किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर महज इस उम्मीद में जी रहा है कि सत्ता परिवर्तन की उसकी लालसा साजिशों और षड्यंत्रों के सहारे फलीभूत होकर रहेगी। इस दिवा स्वप्न में खोए इन सभी को तय मानिए वर्ष 2024 के चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर बिना कुछ किए धरे सत्ता सुख भोगने की इनकी मोदी सरकार आने से पहले जो फितरत रही है उसे पिछले 2 चुनावों के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है। उन्हें मतदाताओं ने धता बता दिया है। इसके बावजूद इनकी फितरत बदस्तूर अपने उन्हीं पुराने हथकंडों को आजमाकर सत्ता तक पहुंचने की बनी हुई है। मैं अपनी बात को और खुलकर समझाने के लिए बताना चाहूँगा कि वर्ष 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए चुनाव की प्रक्रिया अगले 15-20 दिनों में करीब संपन्न हो चुकी होगी, जबकि त्रिपुरा में वोटिंग हो चुकी है और 2 मार्च को मतगणना होगी। यहाँ अब की कांग्रेस और सीपीएम पहली बार गठबंधन करके चुनाव मैदान में है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को मिलकर टक्कर दे सके। अब आप सोचिए कि ऐसे में कांग्रेस के सर्वेसर्वा और 54 वर्षीय युवा नेता राहुल गांधी ने त्रिपुरा में चुनाव प्रचार को तवज्जो देने की बजाय कश्मीर में बर्फबारी का लुत्फ उठाने का देश हित में अहम निर्णय लिया, क्योंकि कांग्रेसी प्रवक्ता इसी लाइन पर अपने इस युवा नेता का पक्ष लेते नजर आते हैं। राहुल बाबा ने 4000 किलोमीटर की लंबी और बेहद खर्चीली यात्रा को अंजाम देकर समझ लिया है, अथवा उन्हें बरगला दिया गया है कि वह अब नरेंद्र मोदी से लोहा लेने वाले विपक्ष का एकमात्र चेहरा बनकर जनता के दिलो दिमाग में छा गए हैं। और हमारे युवराज इस तरह की खुशफहमी में जीने के आदी हो गए हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपनी पदयात्रा से पार्टी के लिए अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हुए कश्मीर की वादियों में तफरीह करने की उनकी इच्छा बलवती हो उठी। साथ ही उन्हें अपने इकोसिस्टम, जिन्हें हम लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के रूप में जानते हैं, पर ज़बरदस्त भरोसा है। उसके जरिए देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनके पक्ष में ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि कांग्रेस के लिए केंद्र की सत्ता में वापसी के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है।
वैश्विक स्तर पर साजिशों और षड्यंत्रों का मकड़जाल भी बुना जा रहा है, जो परत दर परत देश की जनता के समक्ष उजागर हो रहा है। याद कीजिए, गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होती है और उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहते हैं कि हम पर जुल्म होगा, हमलों का सिलसिला शुरू होगा। इसके जरिए वो 2024 के चुनाव अभियान का मानो बिगुल फूंकते हैं। रणदुंदुभी के बजते ही वो तमाम मोदी विरोधी शक्तियां सक्रिय हो जाती है, जो दुष्प्रचार के लिए अवसर की ताक में बैठी थी, जिन्होंने अपने तर्कस में मोदी जी को निशाना बनाने के लिए बदनामी के रसायन से सराबोर तीरों का अंबार जुटा रखा है, जो अब बारी बारी से छोड़े जा रहे हैं। लेकिन इनका दुर्भाग्य है कि उनका निशाना बार बार चुक जा रहा है। चुनाव अभियान के लिए शंखनाद करते ही विपक्षियों की नींद उड़ गई। उन्हें धरातल पर कुछ करना धरना तो है नहीं, बस सिगुफेबाजी से अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की आदत डाल रखी है। लेकिन नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए यह नाकाफ़ी है। अतः विदेशी शक्तियों को अपनी मोदी विरोधी मुहिम में शामिल करना इनकी अनिवार्य मजबूरी बन गई है। ज्ञात हो कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर तो पाकिस्तान जाकर खुले मंच से मोदी जी को हराने के लिए मदद की गुहार लगा चुके हैं। इसे तो कोई भी देशभक्त भारतीय कभी भूल नहीं सकता। लेकिन वर्ष 2024 के चुनाव के लिए इन मोदी विरोधियों की जनता को गुमराह करने की तैयारियां देखकर मन चिंता से भर उठता है। अब आप सोचिए कि गुजरात दंगों के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी जी को सालों पहले क्लीन चिट दे रखी है, जिसे इस 20 साल पुरानी घटना पर ब्रिटिश मीडिया संस्थान BBC मोदी जी की छवि धूमिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाकर आखिर क्या हासिल करना चाहता है। हमारे यहाँ इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन के बावजूद इसका दूसरा पार्ट भी जारी हो चुका है। यह तमाशा फ्लॉप होते ही अमेरिकी शोध फर्म हिंडनबर्ग की गौतम अडानी पर जारी की गई रिपोर्ट पर कोहराम मचाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस फर्म की विश्वसनीयता पर अमेरिका ने ही सवालिया निशान लगा रखे हैं, परंतु हमारे यहाँ सारे मोदी विरोधी इसकी रिपोर्ट को मोदी अडानी की दोस्ती का हवाला देकर अपने लिए सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने का सुनहरा मौका समझ बैठे हैं। लेकिन अडानी के शेयरों में उछाल का शेयर मार्केटों में रुझान देखते ही इनके चेहरों पर मायूसी छा गई है। लेकिन इनके तर्कस में तीरों की भरमार है। इसी बीच द गार्डियन अखबार में मोदी सरकार पर सवाल खड़ा करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित होने से मोदी जी को नापसंद करने वालों को मानो मन मांगी मुराद मिल गई। विदेशी अखबारों में मोदी जी पर सवाल यानी विरोधियों को मनचाहा नैरेटिव गढ़ने का
वीज़ा मिल गया। इन सब के बीच मोदी जी से बेइंतहा नफरत करने वाले एक और विदेशी शख्स मैदान में कूद पड़े हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में जॉर्ज सोरोस नामक अमेरिकी धनकुबेर कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन नरेंद्र मोदी नॉन डेमोक्रेटिक है। इस पर हर समझदार व्यक्ति को हंसी ही आएगी। जो व्यक्ति आम जनता द्वारा लगातार मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित होता आ रहा है, वह नॉन डेमोक्रेटिक होने के किस पैमाने पर बैठता है, यह तो जॉर्ज सोरोस ही बता पाएंगे। दोस्तों, यह मानकर चलिए कि साजिशों और षड्यंत्रों का यह सिलसिला अनवरत 2024 के आम चुनावों तक यूं ही जारी रहेगा और हमें इसके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए अपने आप को हर समय सतर्क रहना होगा और हमारी सतर्कता ही हमारे उज्जवल भविष्य का सबब बनेगी। ये मैं आपको पूरे दिलो दिमाग से कह रहा हूँ। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।